दूसरा बड़ा मसला इन दोनों ही फ़लसफ़ों के साथ, चाहे वो एनालिटिक हो या कॉन्टिनेंटल हो, ये है कि ये दोनों फ़लसफ़े अमलन असरी दौर में जो इंसान की फ़िक्र है, इंसान का जो अमल है, इंसान की थॉट और इंसान की प्रैक्टिस, उसको ये गाइड नहीं कर पाते। फ़लसफ़े का किरदार ये होना चाहिए कि वो इंसान की थॉट और प्रैक्टिस, फ़िक्र और अमल दोनों को डायरेक्ट गाइडेंस दे। तो ये डायरेक्ट गाइडेंस देने में ये बिल्कुल नाकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज जिस मौजू पर इज़हार ख़याल करना है वो है कॉन्टेम्परेरी फ़िलासफ़ीज़ एंड द इस्लामिक पर्सपेक्टिव। कॉन्टेम्परेरी फ़िलासफ़ीज़ से हमारा जहन फ़ौरन मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ की तरफ जाता है, और किसी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया पे, चाहे वो मग़रिब हो, चाहे वो दूसरे इलाक़ों की रिवायती तहज़ीबें हों, इस्लामी तहज़ीब हो, हिंदू तहज़ीब हो, बुद्धिस्ट तहज़ीब हो, पूरी दुनिया पे फ़िक्री लिहाज से ग़लबा मग़रिब का है। तो इस लिहाज से कॉन्टेम्परेरी फ़िलासफ़ीज़ और मॉडर्न फ़िलासफ़ीज़ को हम माना और मुरादिफ़ और सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करना कुछ इतना बेजा भी नहीं है। लेकिन इससे एक बड़ी हकीकत छुप जाती है, और वो ये है कि बावजूद मग़रिबी जदीद मग़रिबी फ़लसफ़े, मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ के ग़लबे के, दुनिया में जो ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं वो भी ज़िंदा हैं, और वो कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस की जा रही हैं अपनी अपनी तहज़ीबों के अंदर, अपने अपने इलाक़ों के अंदर। और न सिर्फ ये कि वो कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस की जा रही हैं, हालांकि वो उनकी स्कोप बहुत महदूद हो गई है, इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ का कॉन्टेम्परेरी ईडियम में रीस्टेटमेंट भी हो रहा है। अंग्रेज़ी ज़बान में, दूसरी यूरोपियन ज़बानों के अंदर उस अंदाज़ में जो कि असरी जहन जिसको आसानी से समझ सकता है। तो इस तरह से इनका रीस्टेटमेंट भी हो रहा है ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ का। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो फ़लसफ़े हैं, हम इनको 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक तो मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़, दूसरे ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़, और ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ को फिर हम 2 में तक़सीम कर सकते हैं, प्री इस्लामिक फ़िलासफ़ीज़ एंड प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ एंड ट्रेडिशनल इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो इस तरह से इसमें हमारा जो इब्तदाई कदम है इस मौजू के ताल्लुक़ से वो यही होना चाहिए कि इस वक्त ग़ालिब तो मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ हैं, लेकिन ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ भी प्री इस्लामिक और इस्लामिक दोनों वो भी मौजूद हैं। एक तरफ वो अपने ट्रेडिशनल अंदाज़ में कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस की जा रही हैं, हालांकि उनकी स्कोप बहुत महदूद है, और दूसरी तरफ उनका कॉन्टेम्परेरी ईडियम और वेस्टर्न ज़बानों में रीस्टेटमेंट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ इसी मरहले में हमें ये नुक्ता भी मलहूज़ रखना चाहिए कि इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी कहीं ज़्यादा मज़बूत और मुरतब है बनिस्बत प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ के, और उसकी जो प्रैक्टिस है वो भी कहीं ज़्यादा वसी और जामे है बनिस्बत प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ के। मिसाल के तौर पे इस जो दीनी मदारिस का जो एक वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन मुस्लिम तहज़ीब में मौजूद है, इसके मुतबादिल कोई ट्रेडिशन, दूसरी जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस है उनके पास इसके मुतबादिल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। और जो दीनी मदरसे हैं, इन दीनी मदरसों में किसी न किसी अंदाज़ में ट्रेडिशनल इस्लामिक फ़िलासफ़ी को कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से जो रीस्टेटमेंट हुआ है, वो रीस्टेटमेंट भी इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी का रीस्टेटमेंट कहीं ज़्यादा कामयाब और ऑथेंटिक हुआ है। इसके मुकाबले में प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़, मसलन हिंदू फ़िलासफ़ी का जो रीस्टेटमेंट है वो इतना ऑथेंटिक नहीं है। हिंदू फ़लसफ़े के एक सबसे
बड़े आदमी जो माने जाते हैं वो आनंद कुमार स्वामी हैं। और आनंद कुमार स्वामी ने राधा कृष्णन की जो किताबें हैं हिंदू फ़लसफ़े के ऊपर, उसके मुताल्लिक़ ये कहा है कि राधा कृष्णन ने जो असली हिंदू रिवायती फ़लसफ़ा है उसको पेश नहीं किया, बल्कि हिंदू रिवायती फ़लसफ़े का जो तसव्वुर, जो कॉन्सेप्ट मग़रिबी अज़हान के अंदर है उसको पेश किया है। तो अब अंदाज़ा किया जा सकता है कि राधा कृष्णन जैसा वक़ी नाम जो जिनको के हिंदू फ़लसफ़े का बहुत बड़ा तर्जुमान माना जाता है, उनके मुताल्लिक़ भी आनंद कुमार स्वामी का ये कहना है कि उन्होंने जो असली और ऑथेंटिक हिंदू ट्रेडिशनल फ़िलॉसफ़ी है उसको प्रेजेंट नहीं किया। इसके बरक्स इस्लामी ट्रेडिशनल फ़िलॉसफ़ी की प्रैक्टिस भी वर्ल्ड वाइड है दीनी मदारिस के इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से, और उसका जो रीस्टेटमेंट हुआ है वो भी कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक है बनिस्बत हिंदू या बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल फ़िलॉसफ़ी के रीस्टेटमेंट के। इसके बाद अब हम मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी को लेंगे, क्योंकि जैसा शुरू में अर्ज़ किया गया था, दुनिया पे जो गलबा है वो बहरहाल मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ीज़ ही का है। तो मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ीज़ को एक आलमी सतह के ऊपर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी और दूसरे कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफ़ी। एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी इंग्लैंड, यूएसए और जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी एक ज़बान के तौर पर है वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, जो एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी है। और कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफ़ी यूरोप के अंदर और जहाँ यूरोपी ज़बानों का गलबा है उन ममालिक के अंदर कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफ़ी को प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है इसके दो बड़े दायरे हैं, एक एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी और दूसरे कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफ़ी। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि जहाँ तक हिस्सी तौर पर जो जानी जाती है हकीकत, इसको कुल हकीकत मानना, इसमें दोनों का इत्तफ़ाक़ है। दोनों इसको मानते हैं कि हम सेंसरी बुनियादों पे जिस चीज़ को जान पाते हैं वही हकीकत है, उसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। बहुत सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो मटीरियलिज़म दोनों ही फ़लसफ़ों की बुनियाद पर है, लेकिन इस मुश्तरका बुनियाद के बाद फिर इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी में सेंस परसेप्शन और लॉजिक को बुनियाद बनाया गया है, जबकि कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफ़ी में इंट्यूशन, जो फ़लसफ़ी का विजदान है, उसको बुनियाद बनाया गया है, और वहाँ पर रीज़न को वो अहमियत और वो मुकाम नहीं दिया गया जो कि एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी में दिया गया है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है। एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी की कई दबिस्तान हैं, कई स्कूल्स हैं। मिसाल के तौर पे लॉजिकल पॉजिटिविज़्म है, नेचुरलिज़्म है, फिर नोम चोम्स्की का जो यूनिवर्सल ग्रामर की थियरी है वो है। ये एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी के कुछ बड़े बड़े अक़साम हैं। इसी तरह से कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफ़ी के भी कुछ बड़े बड़े अक़साम हैं। एग्जिस्टेंशलिज़्म है, फ़िनोमेनोलॉजी है और पोस्ट मॉडर्निज़्म है। ये बड़े अक़साम हैं, और भी इनके दबिस्तान और इनके स्कूल्स हैं, लेकिन हमारे महदूद वक्त में सिर्फ नुमाया मिसालों को ही सामने रखा जाएगा। तो इन दोनों में जो कदर मुश्तरक है वो तो मटीरियलिज़्म है, यानी हिस्सी तौर पे जिसको हम जानते हैं, सेंसरी बुनियादों पे जिसको हम जानते हैं, बस वही हकीकत है, उसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। ना फ़रिश्ते हैं, ना खुदा है, ना इंसान की रूह है, ना अखलाक की कोई मारूज़ी ऑब्जेक्टिव मुस्तकिल बुनियादें हैं। तो ये तो दोनों में मुश्तरक है। लेकिन फिर इसके बाद जैसा अर्ज़ किया गया कि एनालिटिक फ़िलॉसफ़ी में बहुत ज़्यादा सेंस परसेप्शन को इस्तेमाल किया जाता है, एम्पिरिसिज्म को इस्तेमाल किया जाता है और रीज़न को इस्तेमाल किया जाता है, लॉजिक को इस्तेमाल किया जाता है।
जबकि कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफी में इंट्यूशंस, जो फ़लसफ़ी के इंट्यूशंस हैं, जो विजदानियात हैं, उनको बुनियाद बनाया जाता है। रीज़न का वहाँ कोई बड़ा और बुनियादी मुकाम नहीं है। इससे जो दोनों के अंदर मसला पैदा होता है वो ये है कि एनालिटिक फ़िलॉसफी मुरत्तब और मुंज़बित है, क्योंकि वो रीज़न को बुनियाद बनाती है, लेकिन वो बहुत तंग है, क्योंकि रियलिटी के बारे में जो इब्तदाई डेटा है जिसको रीज़न की बुनियाद पे मुनज़्ज़म किया जाता है, वो इब्तदाई डेटा के तौर पर एनालिटिक फ़िलॉसफी सिर्फ सेंस परसेप्शन को कबूल करती है। तो एनालिटिक फ़िलॉसफी मुरत्तब मुंज़बित है, लेकिन उसका दायरा बहुत तंग है, क्योंकि वो मादे के अलावा किसी और हकीकत की कायल नहीं है। इसके मुकाबले में जो कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफी है उसका दायरा वसी है। उसमें सेंस परसेप्शन वाहिद ज़रिया नहीं है डेटा का, बल्कि फ़लसफ़ी को विजदानी तौर पे जो कुछ उसके जहन में आता है उसको भी डेटा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफी का दायरा वसी है, लेकिन कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफी के साथ मसला ये है कि क्योंकि वहाँ पर रीज़न का कोई मुनज़्ज़म इस्तेमाल नहीं है, चुनाचे उनके यहाँ जो इंज़िबात है उसका बहुत फ़ुक़दान है। एक एनार्की है, एक निराज है। सही और गलत के बीच में इंतखाब करने के लिए मुतय्यन बुनियादें और क्राइटेरियन मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ का जो रूलिंग मिजाज है, जो गालिब मिजाज है, वो ये है कि हर चीज़ रवा है। जो भी फ़लसफ़ी के जहन में विजदानी तौर पर आए वो रवा है, और उसके किसी अक़ली या हिस्सी उसके सबूत की और काउंटर चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक तो दोनों हैं, लेकिन जो एनालिटिक फ़िलॉसफी है, एनालिटिक फ़िलॉसफी मुंज़बित है, मगर उसका दायरा बहुत तंग है, क्योंकि वो सिर्फ सेंसरी परसेप्शन से मालूम होने वाले हक़ाइक़ को डेटा के तौर पर इस्तेमाल करता है। जबकि जो कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफी है उसका दायरा वसी है, क्योंकि वो विजदानी तौर पे जो कुछ भी फ़लसफ़ी के जहन में आए उसे डेटा के तौर पर तस्लीम करता है, लेकिन वहाँ मसला है निराज का, एनार्की का, इंज़िबात की कमी और सही और गलत के बीच में तमीज़ करने के लिए एआर और क्राइटेरियन का ना होना, ये वहाँ पर मसला है। बहरहाल ये दोनों जो दबिस्तान हैं बड़े बड़े मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलॉसफी के, यानी एनालिटिक फ़िलॉसफी और कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफी, इन दोनों ही में ये दोनों ही बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। इन दोनों के अंदर बड़े मसाइल हैं, और इन मसाइल को हम दो दायरों में तकसीम कर सकते हैं। एक मसला तो ये है कि ये दोनों ही, चाहे वो एनालिटिक फ़िलॉसफी हो या वो कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफी हो, ये दोनों ही बहुत सारी आफाकी सच्चाइयों को और जो अखलाक़ी क़दरें हैं, यानी जो कॉस्मिक ट्रुथ्स हैं, आफाकी सच्चाइयाँ, यानी इस दुनिया के किसी खालिक का होना, इंसानों का दोबारा ज़िंदा किया जाना और हिसाब किताब उनका होना, इस किस्म के जो नाकाबिल इनकार जो आफाकी सच्चाइयाँ हैं, जो कॉस्मिक ट्रुथ्स हैं, इंसान के अंदर रूह का होना, तो इस किस्म के जो कॉस्मिक ट्रुथ्स हैं, आफाकी सच्चाइयाँ हैं, उनको ये दोनों फ़लसफ़े उनको न सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर पाते, बल्कि इनका गालिब रुझान उनके रिजेक्शन का है, उनकी तरदीद करना। यानी जो बहुत ही नुमायाँ आफाकी सच्चाइयाँ हैं, कॉस्मिक ट्रुथ्स हैं, उनका यहाँ पर बहैसियत मजमूई किसी न किसी शक्ल में इनकार होता है। दूसरा बड़ा मसला इन दोनों ही फ़लसफ़ों के साथ, चाहे वो एनालिटिक हो या कॉन्टिनेंटल हो, ये है कि ये दोनों फ़लसफ़े अमलन जो इस वक्त असरी दौर में जो इंसान की फ़िक्र है और इंसान का जो अमल है, इंसान की थॉट और इंसान की प्रैक्टिस, उसको ये गाइड नहीं कर पाते।
ये सिर्फ एक अलग से एक मजमून के तौर पर पढ़े जाते हैं, लेकिन जो फ़लसफ़े का किरदार होना चाहिए, फ़लसफ़े को मदर ऑफ़ साइंसेस कहा जाता है, फ़लसफ़े का किरदार ये होना चाहिए कि वो इंसान की थॉट और प्रैक्टिस, फ़िक्र और अमल दोनों को डायरेक्ट गाइडेंस दे। तो ये डायरेक्ट गाइडेंस देने में ये बिल्कुल नाकाम हैं, ये वो डायरेक्ट गाइडेंस नहीं दे पाते। तो इनमें दो मसले हैं, एक तो ये कि ये आफाकी सच्चाइयों और आफाकी अखलाकी क़दरों को जस्टिफाई नहीं कर पाते बल्कि इनकार की तरफ माइल हैं। दूसरा ये कि ये इनफेक्टिव हैं। फ़लसफ़े का जो असल किरदार होना चाहिए मदर ऑफ़ साइंसेस के लिहाज से कि फ़लसफ़ा बिल्कुल उंगली पकड़ कर चलाए इंसानी फ़िक्र को और इंसानी अमल को, दूर दूर भी ये रोल, ये किरदार, ये दोनों ही फ़लसफ़े अदा नहीं कर पाते। चुनांचे आप देखिए कि फ़िक्र क्या हो, अमल क्या हो, ये बिल्कुल दूसरे लोग हैं जो तय करते हैं, और फ़लसफ़ा एक सिर्फ़ एक मौजू के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। अब हम आते हैं रिवायती फ़लसफ़े की तरफ। तो रिवायती फ़लसफ़े में चाहे वो प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी हो, जैसे हिंदू फ़लसफ़ा या ईसाई फ़लसफ़ा या बुद्धिस्ट फ़लसफ़ा या ताओइस्ट फ़लसफ़ा, तो ये जो प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं ये भी दर्जात वजूद को मानते हैं, और इस्लामी फ़लसफ़ा, इस्लामी रिवायती फ़लसफ़ा, ट्रेडिशनल इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी दर्जात वजूद को मानता है। यानी ये कि वजूद सिर्फ मादी नहीं है बल्कि फ़ौक़ुल मादा सतह भी वजूद की एक है। और उससे भी अहम बात ये कि चाहे वो फ़ौक़ुल मादा सतह हो या मादी सतह हो वजूद की, उस सब का कोई बनाने वाला है जो इसके मावरा है। देयर इज़ अ ट्रांसेंडेंटल कॉज ऑफ द कॉस्मोस, देयर इज़ अ ट्रांसेंडेंटल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। तो और यूनिवर्स खुद उसकी दो सतह हैं, एक मादी और एक फ़ौक़ुल मादा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ तो क़द्र मुश्तरक है इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी में और प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी में, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क भी है। वो फ़र्क ये है कि जो प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ अनासिर के दरमियान बैलेंस नहीं रख पाते। मटीरियल रियलिटी, सुप्रा मटीरियल रियलिटी एंड द ट्रांसेंडेंटल कॉज ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ रियलिटी, ये जो कम से कम तीन बड़े अज्जा हैं हकीकत के, उनमें जो सही तनासुब और जो तरतीब होनी चाहिए उसको वो मलहूस नहीं रख पाते। मिसाल के तौर पर रिवायती हिंदू फ़लसफ़े में भी और रिवायती ईसाई फ़लसफ़े में भी हकीकत की जो मादी सतह है और उसके जानने के लिए जो एम्पिरिकल ऑब्ज़र्वेशन है उसको अहमियत नहीं दी जाती, जबकि इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी में जो कायनात का मावराई ट्रांसेंडेंटल कॉज है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके जानने का ज़रिया भी है, यानी वही इलाही और इल्हामात। फिर इसी तरह से जो सुप्रा मटीरियल रियलिटी है उसके जानने का ज़रिया है इल्हामात और विजदानात, और जो फिर मादी सतह है उसके जानने का ज़रिया तो भी इस्लामी फ़लसफ़ा मानता है, उसको भी इल्म के एक ज़रिए के तौर पर वो तस्लीम करता है जो कि सेंस परसेप्शन है। और इनका बिल्कुल सही तनासुब और तरतीब मौजूद है, सबको ड्यू प्लेस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सेंस परसेप्शन का बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया जाता, लेकिन ये कि बहरहाल सेंस परसेप्शन को तीसरी सतह के ऊपर रखा जाता है, वही इलाही और फिर इल्हामात के बाद तीसरी सतह पे रखा जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपनी सतह के ऊपर उसको ड्यू इम्पोर्टेंस और ड्यू प्लेस उसको सेंस परसेप्शन को दिया जाता है। चुनांचे कुरान शरीफ में फरमाया गया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका अन्हु मसूला। यानी इसमें फुआद, दिल या अक़ल, ये तो है इल्हाम को हासिल करने की फ़ैकल्टी, और नबी के दिल ही के ऊपर वही भी नाजिल होती है, लेकिन सिर्फ नबी के दिल के ऊपर। लेकिन जो बसर है, यानी
बीनाई या बसर का यहाँ जो ज़िक्र किया गया एक ज़रिए इल्म के तौर पर, मेरी मालूमात की हद तक जो इस्लाम से पहले की कुतुब समाविया हैं और उनकी जो शक्लें आज हमारे हाथ में हैं, उसमें बसर का इतनी क़तईयत के साथ एक ज़रिए इल्म के तौर पर ज़िक्र नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रिवायती प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी और इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी में ये तो एक बहुत बड़ी क़द्र मुश्तरक है कि ये दोनों ही दर्जात वजूद को मानते हैं, मादी फ़ौक़ुल मादा और फिर उन सब का मावराई खालिक जो बिल्कुल वराउल वरा है उनसे, और ये कि तीनों सतह को जाना जा सकता है। इंसान के पास वो फैकल्टीज़ हैं कि वो तीनों सतह को जान सकते हैं, वो अल्लाह को भी जान सकता है, वो फ़ौक़ुल मादा सतह को भी जान सकता है, मादी सतह को भी जान सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी क़द्र मुश्तरक है। लेकिन फिर इसके बाद एक बड़ा फ़र्क भी है, वो फ़र्क ये है कि ये जो अज्ज़ा हैं हकीकत के या रियलिटी के, और उनको जानने के जो ज़राए हैं, जो मीन्स ऑफ नोइंग हैं, उनमें सही तरतीब और सही तनासुब प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ में नहीं है। जैसा मैंने मिसाल के ज़रिए से वाज़े करने की कोशिश की कि वहाँ पर जो हिस्सी ऑब्ज़र्वेशन है उसको उतनी क़तई और साफ़ अहमियत और मुकाम नहीं दिया गया जितना कुरान करीम के अंदर दिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि बहरहाल उसको बहुत नीचे रखा गया है वही इलाही के, लेकिन उसको एक बहुत क़तई और वाज़े तौर पर उसका ज़िक्र किया गया है। मेरी मालूमात की हद तक इस तरह का ज़िक्र दीगर कुतुब समाविया के अंदर कम अज़ कम उनकी वो शक्लें जो आज हमारे हाथ में है उसमें नहीं है। एक फ़र्क तो ये है कि जो सारे अज्ज़ा हैं हकीकत के और जानने के जो तरीक़े हैं उनमें सही जो तनासुब होना चाहिए वो नहीं है प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ में। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ का बयान मरबूत नहीं है, उसमें कोहेरेंस नहीं है, उसमें यूनिटी नहीं है, उसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं। इसके मुकाबले में जो ट्रेडिशनल इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वो बहुत, उसका बयान बहुत मरबूत है, बहुत मुंज़बित है और बहुत सिस्टमेटिक है। तो ये फ़र्क प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी और इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी के दरमियान भी ये फ़र्क है। तो मौजूदा दौर में अगर वक्त की जो क़ैद है और तंगी है आज की गुफ्तगू की, उसको हम मलहूज़ रखें और हम ज़्यादा तफसील में ना जाएं, ज़्यादा बारीकियों में ना जाएं, तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो फ़िक्री और अमली मसले इंसानियत को दरपेश हैं, मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की कमियों की वजह से और नक़ाइस की वजह से जो मसले दरपेश हैं, उनके हल का तरीक़ा ये है कि जो इस्लामी तालीमात हैं और जो फिर इस्लामी तहज़ीब में जो रिवायती फ़लसफ़ा पनपा और उभरा, तो इस्लामी तालीमात, कुरान और सुन्नत की तालीमात और उनकी बुनियाद पे जो फ़लसफ़ा उभरा, उस फ़लसफ़े से इस्लाह के अमल को शुरू करना चाहिए। इस्लामी तालीमात और फ़लसफ़े के ज़रिए से सबसे बुनियादी जो हल सामने आता है और जिसको पेश किया जाना चाहिए, वो हल ये है कि इल्म दो तरह का है। एक इल्म हुजूरी और एक इल्म हुसूली। इल्म हुजूरी वो है जो बराह रास्त इंसान को हासिल होता है, जिसकी दो बड़ी किस्में वही इलाही और इल्हामात हैं। और इल्म हुसूली वो है जिसको इंसान किसी वास्ते और वसीले मीडियम के ज़रिए से हासिल करता है, जिसकी दो शक्लें, एक अक्ल और मंतिक और दूसरी शक्ल जो सेंसरी परसेप्शन है वो है। तो इल्म दो तरह का है, एक इल्म हुजूरी है और एक इल्म हुसूली है। मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो चाहे वो एनालिटिक हो, उसके अंदर जो नक़ाइस हैं, उसके अंदर जो तंगियाँ हैं, उसके अंदर जो तमसीख है, उसके जो अंदर एक मस्ख़ होने का पहलू है और उससे जो मसाइल पैदा होते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो इल्म हुजूरी को तस्लीम नहीं करते। चुनाचे उनके पास जो हकीकत की बुनियादें हैं, चाहे वो यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन हो,
चाहे वो मोरल वैल्यूज़ हों, क्योंकि हकीकत के ये दो बड़े पहलू हैं, एक तो जो पूरी कॉस्मोस है, यूनिवर्स है वो, और एक मोरल वैल्यूज़। तो चाहे वो कॉस्मोस का डिस्क्रिप्शन हो, यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन हो, या वो अखलाक़ी क़दरों का बयान हो, इन दोनों को मुरतब करने के लिए मगरिबी जो फ़लसफ़ा है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो या एनालिटिक हो, उसके पास इल्म हुजूरी से हासिल होने वाली बुनियादी तालीमात नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ इल्म हुसूली से हासिल होने वाली जुज़ियात हैं। अब ज़ाहिर है कि जब हमारे पास बुनियाद नहीं होगी, जब हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं होगा, तो फिर जो हम जुज़वी तालीमात, जो हम जुज़वी मालूमात हासिल कर रहे हैं, उनको तरतीब देने का, उनको आपस में मरबूत करने का हमारे पास कोई वसीला नहीं होगा। तो मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो इल्म हुजूरी को नहीं मानते, यानी वो इल्म जो बराह रास्त बग़ैर किसी वसीले के, चाहे वो सेंसरी ऑब्ज़र्वेशन हो, चाहे वो मंतिक़ और लॉजिक हो, तो इन वसीलों के बग़ैर जो बराह रास्त इंसान को इल्म हासिल होता है, जिसकी दो बड़ी शक्लें वही इलाही और इल्हामात हैं। ज़ाहिर है कि दोनों के मर्तबे में बहुत फ़र्क है, लेकिन क़िस्म के लिहाज से दोनों एक ही तरह के हैं, वही इलाही और इल्हामात। वही इलाही तो पूरी तरह ख़ता से पाक है, इल्हामात के अंदर ख़ता और महदूदियत हो सकती है, तो दोनों के मर्तबे में फ़र्क है, लेकिन क़िस्म बहरहाल एक है उसकी। तो ये जो इल्म हुजूरी है, ये क्योंकि उसको वो नहीं मानते, मगरिबी फ़लसफ़ा, मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी उसको नहीं मानती, चुनांचे उसके पास ऐसी बुनियादें नहीं हैं जिससे वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बना सके, जिस फ्रेमवर्क के ज़रिए से उसकी जुज़वी जो दरियाफ़तें हैं, जुज़वी जो उसकी मालूमात है, उसको वो तरतीब दे सके, उसको वो एक दूसरे से जोड़ सके, उसके अंदर तनासुब और उसके अंदर दर्जात तय कर सके। ऐसी उसके पास कोई बुनियादें नहीं हैं। तो जो इस्लाह का अमल है, इस इस्लाह के अमल में सबसे बुनियादी चीज़ इंसानियत के सामने ये पेश की जानी चाहिए कि इल्म हुजूरी बहुत ज़रूरी है इल्म हुसूली के साथ, और इल्म हुजूरी से और उसकी जो दोनों शक्लें हैं, वही इलाही और इल्हामात, उसके ज़रिए से जो हमें कायनाती हकीकत या अखलाक़ी क़दरों के बारे में जो बुनियादी फ्रेमवर्क मिलता है, उसको हमें मानना चाहिए, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। और फिर उस बुनियादी फ्रेमवर्क के अंदर हमें अपने अक़ल, अपने मुशाहिदे और अपने इल्हामात के ज़रिए से, अपने विजदानियात के ज़रिए से तफसील का रंग भरना चाहिए। ये इस्लाह का सबसे पहला, सबसे बुनियादी, सबसे बड़ा कदम है। इस कदम को उठाया जाना चाहिए, और इस कदम को पूरी कामयाबी के साथ इस्लाम की जो तालीमात हैं और जो रिवायती इस्लामी फ़लसफ़ा है, इसको पूरी कामयाबी के साथ यहाँ से उठाया जा सकता है। लेकिन इस इस्लाह के इस अमल में एक हलीफ के तौर पर, एक कोलैबोरेटर के तौर पर और एक साथ काम करने वाले के तौर पर जो दीगर रिवायती फ़लसफ़े हैं, प्री इस्लामिक जो ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं, उनसे भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि इस्लामी तालीमात और इस्लामी फ़लसफ़ा इसके दरमियान और प्री इस्लामिक जो रिवायती फ़लसफ़े हैं उसके दरमियान एक बहुत बड़ा क़द्र मुश्तरक ये है कि वजूद के तमाम दर्जात को और इल्म के तमाम ज़राए को दोनों तस्लीम करते हैं। चुनांचे उन्हें कोलैबोरेटर के तौर पर और को-वर्कर के तौर पर शामिल करने की कोशिश करना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये कि जो जदीद मगरबी फ़लसफ़ा है उसके साथ क्या मामला करना चाहिए, जो कि इस्लाह का अमल है, जो कि इंसानी फ़िक्र को ठीक करने का अमल है। उसमें इब्तदा इस्लामी तालीमात और इस्लामी रिवायती फ़लसफ़े से की जाए, और उसकी तरफ से भी सबसे बुनियादी बात यही पेश की जाए कि इल्म हुजूरी को आप तस्लीम कीजिए, और इल्म हुजूरी की बुनियाद पर जो बेसिक फ्रेमवर्क है फ़िक्र का उसको आप बनाइए, और उस बेसिक फ्रेमवर्क में फिर आप इल्म हुसूली, वो चाहे सेंस परसेप्शन हो या वो रैशनल रीज़निंग हो, लॉजिक हो, उसके ज़रिए से आप
तफसीली रंग उस फ्रेमवर्क में भरिए जो फ्रेमवर्क आप वही इलाही और जो इल्हामात हैं, रूहानी इल्हामात, उसकी बुनियाद पर आप हासिल करते हैं। तो अब जो प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको तो एज कोलैबोरेटर शामिल करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जो मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है इसके साथ क्या किया जाए, इस सिलसिले में चंद बातें कही जा सकती हैं। पहली बात तो ये कि कोई नज़रिया, कोई ख़याल, कोई आइडियोलॉजी कितनी भी गलत हो, उसके अंदर एक ना एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ ज़रूर होता है, जिसके बग़ैर वो कायम ही नहीं की जा सकती, जिसके बग़ैर उसका बयान ही नहीं किया जा सकता। चुनांचे हमें इनके अंदर वो एलिमेंट ऑफ ट्रुथ दरियाफ्त करने की कोशिश करना चाहिए और फिर उस एलिमेंट ऑफ ट्रुथ से फिर हमें इस्तदलाल करना चाहिए कि आप क्योंकि फ़लाँ चीज़ को मानते हैं, चुनांचे उसी कबील की जो आगे बढ़ी हुई चीज़ है उसको भी आपको मानना चाहिए। मिसाल के तौर पर मगरिबी फ़लसफ़े में जो सबसे ज़्यादा एनार्किक पहलू है या दायरा है वो रिलेटिविज़म का है, इज़ाफ़ियत का है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं रिलेटिविज़म या इज़ाफ़ियत की तारीफ़ आपके सामने पेश करूं। इसके लिए आजकल इंटरनेट का दौर है, आप ऑनलाइन या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ फ़िलासफ़ी वग़ैरह से आप मालूम कर सकते हैं कि रिलेटिविज़म के मतलब क्या हैं। इज़ाफ़ियत, जिसमें किसी भी चीज़ को क़तई सच्चाई नहीं माना जाता, लेकिन इज़ाफ़ियत के अंदर भी एक चीज़ है जिसके लिए एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया है, सरकम प्रेशर ऑफ एक्सपीरियंस। यानी हमारा जो तजर्बा है, हमारा जो फ़िक्री और अमली तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, किसी ख़याल को लेके चलने जब हम चलते हैं तो उसके बाद जो एक तजर्बा हमको होता है फ़िक्री या अमली, और एक दबाव चारों तरफ से एक महसूस होता है, एक अनकहा दबाव महसूस होता है, उसका नाम उन्होंने रखा सरकमफ्रेंस ऑफ सरकम प्रेशर ऑफ एक्सपीरियंस। उसे उन्होंने किसी न किसी सतह के ऊपर एक सच्चाई की एक ऑब्जेक्टिव और काबिल एतमाद बुनियाद माना है, सरकम प्रेशर ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ से शुरू करें कि देखिए सरकम प्रेशर ऑफ एक्सपीरियंस की तो आपके यहाँ जो इंतहाई इज़ाफ़ी फ़लसफ़ा है वहाँ भी उसे तस्लीम किया गया है। तो इससे ये सबूत मिलता है कि कोई क्राइटेरियन ऑफ ट्रुथ एंड फॉल्सहुड होना चाहिए। तो जो इससे भी आगे बढ़े हुए, इससे भी ज़्यादा कामयाब और काबिल एतमाद जो क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ एंड फॉल्सहुड हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ भी एक ऐसा क्राइटेरियन मौजूद है। तो सबसे पहला कदम तो मगरिबी फ़लसफ़े के साथ ये करना चाहिए कि जो एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है उसको दरियाफ्त करना चाहिए, और चाहे उसको हमें बहुत दूर तक ले जाना पड़े, उसकी बुनियाद पे हमें दूर की कौड़ी लाना पड़े, बहुत क्लियरली उससे वो नतीजा ना निकलता हो, लेकिन बहरहाल क्योंकि दूर की कौड़ी लाने से वो नतीजा उसकी बुनियाद पे निकाला जा सकता है, तो हमें ये नतीजा निकालना चाहिए और उनको इस तरफ राग़िब करना चाहिए मगरिबी फ़िक्र के हामिलीन को कि आपके यहाँ भी इंतहाई इज़ाफ़ियत के दायरों में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसको आप मानते हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम ये तय कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। चुनांचे सही और गलत में इम्तियाज़ करने वाली ज़्यादा काबिल एतमाद चीज़ें जो वही इलाही है या वो इल्हामात हैं जो वही इलाही के मुताबिक हों, या फिर मंतिक़ है, या फिर सेंस परसेप्शन है, वो भी अपनी एक सतह के ऊपर एक क्राइटेरियन है ट्रुथ और फॉल्सहुड के बीच में। तो इन सब को भी आपको मानना चाहिए। तो ये तो पहला कदम होना चाहिए इस्लाह के अमल में। मगरिबी फ़लसफ़े को इन्वॉल्व करने के ताल्लुक़ से ये पहला कदम होना चाहिए कि उनके यहाँ जो एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसे दरियाफ्त करके उसकी बुनियाद पर उन्हें आगे बढ़ने पे आमादा और राग़िब करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें बहुत दूर की कौड़ी लानी पड़े, लेकिन बहरहाल हमें करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें मगरिबी फ़िक्र को लिमिट करना चाहिए। हमें ये दिखाना चाहिए कि बेशक आपकी जो फ़िक्र है वो बाज़ हक़ाइक़ को वाज़े करती है, लेकिन वो जिन हक़ाइक़ को वाज़े करती है वो हकीकत का एक बहुत महदूद हिस्सा है। चुनांचे हमें
उनकी फ़िक्र के अंदर जो लिमिटेशन है उसे बहुत मारूज़ी बुनियाद पर, बहुत ऑब्जेक्टिवली, बहुत सच्चाई के साथ उस लिमिटेशन को दरियाफ्त करना चाहिए, जिसको वो भी तस्लीम करें कि हाँ ये लिमिटेशन तो भाई हमारे यहाँ है। तो उस लिमिटेशन को सामने लाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप अपनी ही फ़िक्र पे हसर ना करें, अपनी ही फ़िक्र पे इक्तफ़ा ना करें, क्योंकि आपकी फ़िक्र में लिमिटेशन है। चुनाचे आप अपनी फ़िक्र के साथ अपनी फ़िक्र को कॉम्प्लीमेंट करें जो रिवायती फ़लसफ़ा है, जिसमें ख़ास तौर से इस्लामी रिवायती फ़लसफ़ा है, उसके ज़रिए से आप इसे कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आपके यहाँ लिमिटेशंस हैं। ये दूसरा कदम है। और तीसरा कदम फिर ये है कि जो सवालात वहाँ उठाए गए हैं, जो रिवायती इस्लामी फ़लसफ़े में नहीं उठाए गए, जो इस्लामी तहज़ीब में नहीं उठाए गए, लेकिन जदीद मग़रिबी फ़िक्र में, फ़लसफ़े में जो सवालात उठाए गए हैं, उनमें से जो बामाना सवालात हैं, उन सवालात का जवाब फिर इस्लामी तालीमात और जो रिवायती इस्लामी फ़लसफ़ा है उसकी बुनियाद पर उनका जवाब तख्लीक़ी तौर पर क्रिएटिवली हमें निकालना चाहिए। तो ये तीसरा कदम है मग़रिबी फ़िलासफ़ी के साथ इंटरेक्शन का। ये तीसरा कदम है कि वहाँ जो नए सवालात उठाए गए हैं, जो कि उनमें से वो जो बामाना है, बहुत सारे सवालात उनके यहाँ बेमाना है, तो उनको काबिल एतना नहीं समझना चाहिए और उनकी बेमानवियत को वाज़ेह करना चाहिए। लेकिन जो बामाना सवालात हैं उनका जवाब हमें इस्लामी फ़िक्र की बुनियाद पर देने की कोशिश करनी चाहिए, तख्लीक़ी तौर पर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए और उसका जवाब हमें देने की कोशिश करना चाहिए। चौथा कदम ये कि उनके पास जो तकनीकें हैं, उनके पास जो फ़िक्री टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को हमें मुशख़्ख़स करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन टेक्निक्स को उनकी जो मुनासिब जगह है वहाँ रखते हुए, क्योंकि उनकी ज़्यादातर टेक्निक्स बहुत जामे और बहुत आला सतह पे काम करने वाली नहीं हैं, वो आमतौर से इब्तदाई सवालों का जवाब देने के लिए मुफीद हैं। तो जो उनका लिमिटेशन हो, जो उनकी जायज़ जगह हो, उस जायज़ जगह पे उन तकनीकों को रख के हमें उन तकनीकों से भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मॉडर्न वेस्टर्न ह्यूमन साइंसेस के अंदर एक तकनीक है जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि जिस मौजू, जिस सवाल के बारे में हमारे पास कोई भी राय ना हो, कोई भी जवाब ना हो, बिल्कुल खला हो, तो वहाँ पर इब्तदाई जो उसूल हैं उन्हें बनाने के लिए जो फ़िक्री अमल किया जाता है उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की ख़ास शक्ल है, उस शक्ल को हम देख सकते हैं और उस शक्ल को हम जहाँ पर के इब्तदाई उसूल भी ना हो, ऐसे सवालों का जवाब हासिल करने के लिए उस तकनीक को उसके मुकाम पर रखते हुए और उसमें ज़रूरी इस्लाहात करते हुए, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं ये दिखाऊं कि जो वेस्टर्न सोशल साइंसेस की जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके अंदर जो एक मेथड है जिसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है, उसके अंदर कमियां क्या हैं, मेरे पास वक्त नहीं है लेकिन कमियां हैं। तो चौथी चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि उनके यहाँ ऐसी जो तकनीकें हैं उन तकनीकों को मालूम करना चाहिए और आगे के सवालात, नए सवालात का जवाब देने के लिए हमें उन तकनीकों को भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उनकी जगह पर रखते हुए और उनमें मुनासिब इस्लाह करने के बाद उन तकनीकों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो रिवायती मग़रिबी फ़िक्र के साथ रिवायती मग़रिबी फ़िक्र का जो इस्तेमाल है इस्लाह के लिए, फ़िक्र की इस्लाह के लिए, असरी फ़िक्र की इस्लाह के लिए, उसमें हम ये कदम उठा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि एलिमेंट ऑफ ट्रुथ उनके यहाँ मालूम करना और उसकी बुनियाद पर उससे मिलते जुलते जो आला तर और कामिल तर तरीक़े हैं इस्लामी फ़िक्र में, उनको जस्टिफ़ाई करना। फिर दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जो बामाना सवाल नए उठाए गए हैं उनके जवाब देना। फिर तीसरी चीज़ ये कि उनके यहाँ जो तकनीकें हैं उन तकनीकों को का पता लगाना और उनको उनके महदूद मुकाम पर रखते हुए और उसमें ज़रूरी इस्लाह करते हुए उनको इस्तेमाल करना, ये हम कर सकते हैं। तो ये तीन बड़े तरीक़े हैं
असरी फ़िक्र की इस्लाह के लिए। तो आज मैंने आपके सामने जो कॉन्टेम्प्रेरी फ़िलासफ़ीज़ हैं उसके तहत मैंने एक तो ज़रा सा अलग हट के ये चीज़ आपके सामने आई कि कॉन्टेम्प्रेरी फ़िलासफ़ीज़ सिर्फ मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ नहीं हैं, बल्कि ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ भी वजूद रखती हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि ये नुक्ता आम तौर से ज़्यादा हमारे यहाँ उभरता नहीं है, बल्कि असरी फ़लसफ़े के नाम पर हम महज जदीद मग़रिबी फ़लसफ़ों को लेते हैं। तो ये तो सही है कि असरी फ़लसफ़ों में जो गालिब हैं वो जदीद मग़रिबी फ़लसफ़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो रिवायती फ़लसफ़े हैं वो भी वजूद रखते हैं। वो कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस भी किए जा रहे हैं, चाहे बहुत महदूद सतह पर सही, और उनका रीस्टेटमेंट भी हो रहा है। लेकिन इन दोनों ही एतबार से जो इस्लामिक रिवायती फ़लसफ़ा है वो कहीं ज़्यादा मज़बूत और तवाना और जामे है, और उसकी जो कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस है वो भी कहीं ज़्यादा परवेसिव है दीनी मदारिस के इदारे के नतीजे में, और उसका जो रीस्टेटमेंट है वो रीस्टेटमेंट भी कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक है बनिस्बत दीगर ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ के। तो इस तरह से हमारे पास जो मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ हैं उसके अलावा कॉन्टेम्प्रेरी फ़िलासफ़ीज़, दे आर कॉन्टेम्प्रेरी फ़िलासफ़ीज़, ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ भी हैं जिसमें प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ भी हैं और इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी भी है। तो एक तो ये बात रखी गई। फिर जदीद मग़रिबी फ़लसफ़ों का तारुफ़ किया गया कि उनको हम दो हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं, एनालिटिक और कॉन्टिनेंटल। दोनों की ख़ुसूसियात क्या हैं, दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो एनालिटिक फ़िलासफ़ी है वो सेंस परसेप्शन और रीज़न की बुनियाद पर उस्तवार है, और उसकी एडवांटेज ये है कि वो मुंज़बित है, लेकिन उसकी डिसएडवांटेज ये है कि उसका दायरा बहुत तंग है, क्योंकि वो सिर्फ हिस्सी मुशाहिदे को अपना इब्तदाई डेटा बनाती है। इसके बरक्स जो कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ीज़ हैं वो फ़लसफ़ी के विजदानियात पर मुनहसर हैं, इसलिए उनका दायरा वसी है, लेकिन वो वेग हैं और वहाँ पर सही और गलत के बीच में तमीज़ करने की कोई बुनियादें नहीं हैं, क्योंकि वो रीज़न, रैशनैलिटी और लॉजिक को ड्यू प्लेस नहीं देते। तो उनका दायरा वसी है, लेकिन उनके यहाँ वेगनेस है, और सही और गलत के दरमियान तमीज़ करने के क्राइटेरियन उनके यहाँ नहीं है। तो ये इन दोनों के अपने अपने ख़ुसूसियात हैं और इनके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन दोनों ही मिलकर, दोनों के साथ बेसिक प्रॉब्लम्स दो हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी हो या एनालिटिक फ़िलासफ़ी हो। और उसमें सबसे पहली बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही वाज़ेह ऑब्वियस जो कॉस्मिक और मोरल, जो ऑब्वियस कॉस्मिक ट्रुथ्स हैं, मसलन इस कायनात के खालिक का होना, और जो ऑब्वियस ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मसलन क़ुरबानी का पसंदीदा होना, इंसान का क़ुरबानी, आला मकासद के लिए क़ुरबानी देने का पसंदीदा होना, इस किस्म की जो ऑब्वियस मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको न सिर्फ ये दोनों ही फ़लसफ़े जस्टिफाई नहीं कर पाते, बल्कि उनके रिजेक्शन का रुझान इनके यहाँ गालिब है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फ़लसफ़ा जो कि मदर ऑफ़ साइंसेज़ है और जिसको के गाइड होना चाहिए इंसान की फ़िक्र का भी और इंसान के अमल का भी, उसकी सिविलाइजेशनल पॉलिसीज़ का भी गाइड होना चाहिए और उसके इल्म और फ़िक्र का भी गाइड होना चाहिए। तो ये तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ बिल्कुल ये रोल प्ले नहीं करती। वो सिर्फ आइसोलेशन में एक मौजू के तौर पर उनका मुताला किया जाता है, लेकिन फ़िक्र क्या हो और पॉलिसीज़ सिविलाइजेशन की क्या हो, इनको कुछ और ही बुनियादों पे कुछ और ही लोग कुछ और ही जगहों पर बैठकर तय करते हैं। तो दोनों के अंदर ये मसला है, चुनाचे इनके एक बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है, और उस इस्लाह के लिए जो सबसे बुनियादी कदम है वो इल्म हुजूरी को तस्लीम करना, कि इल्म हुजूरी से हमें वो फ्रेमवर्क मिलता है जिसके अंदर इल्म हुसूली के ज़रिए से हासिल होने वाली तफसीलात को सही तौर पर मुरतब और मुनज़्ज़म किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा जो इस्लाही कदम है वो ये है कि मग़रिब को दोबारा इस पे आमादा किया जाए कि वो इल्म हुजूरी को भी तस्लीम करे, इल्म हुसूली के साथ, बल्कि इल्म हुसूली से पहले वो इल्म हुजूरी को तस्लीम करे। और इल्म हुजूरी जिसमें अर्ज़ किया गया, जिसमें वही इलाही हैं और इल्हामात हैं, इल्म हुजूरी को वो तस्लीम करें। और इसके लिए
जो इस्लामी तालीमात में और इस्लामी रिवायती फ़लसफ़े में जो फिर तफसीलात दी गई हैं कि इल्म हुज़ूरी है क्या, वो यहाँ से लिया जाए और उसमें कोलैबोरेटर के तौर पर जो प्री इस्लामिक ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो उतनी कोहेरेंट और उतनी मुरतब और उतनी बैलेंस्ड नहीं है जितनी ट्रेडिशनल इस्लामिक फ़िलासफ़ी है। लेकिन बहरहाल वो इस बड़ी क़दर मुश्तरक को उनके और इस्लामिक फ़िलासफ़ी के दरमियान मौजूद है कि वो वजूद के तमाम दर्जात को मानते हैं और इल्म के तमाम ज़राए को मानते हैं। चुनांचे उनको एज़ कोलैबोरेटर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए और मग़रिबी फ़लसफ़े से जो हमारा इंटरेक्शन हो उसके लिए भी कुछ अर्ज़ किया गया कि वहाँ जो छोटा ही सही जो एलिमेंट ऑफ ट्रूथ हो वो दरियाफ़्त किया जाए और उसको बुनियाद बनाया जाए एक क़दर मुश्तरक के तौर पर इधर लाने के लिए, जामे बात तक लाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि उनके यहाँ जो उनके यहाँ जो लिमिटेशन है उसको वाज़ेह किया जाए कि बात आपकी है लेकिन आपकी बात लिमिटेड है, चुनांचे इसको किसी दूसरे ज़रिए से कंप्लीट करने की ज़रूरत है। रिवायती फ़लसफ़ों के ज़रिए से आप और जो कुतुब समाविया हैं उनकी तालीमात के ज़रिए से, ख़ास तौर से जो आखिरी किताब है कुरान करीम उसके ज़रिए से, उसकी तालीमात और उस पर उस्तवार जो रिवायती फ़लसफ़ा है उसकी तालीमात के ज़रिए से आप अपने लिमिटेशंस को जो आपके यहाँ लेकुना हैं उनको भरिए और उनको एज़ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी चीज़ ये कि वहाँ पर जो नए बामाना सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश की जाए, पूरे बुनियादों को इस्तेमाल करते हुए इल्म हुज़ूरी की बुनियादें भी और इल्म हुसूली की बुनियादें भी। और चौथी बात ये कि उनके यहाँ जो तकनीकें हैं उन तकनीकों को, उन टेक्निक्स को उनके मुकाम पर रखते हुए और उनमें ज़रूरी इस्लाहात करते हुए उन्हें इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है मौजूदा जो कॉन्टेम्प्रेरी फ़िलासफ़ीज़ हैं, ख़ास तौर से मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़, उनको समझने का और फिर जो फ़िलासफ़ीज़ में इस्लाह होनी चाहिए, जो फ़िक्र में इस्लाह होनी चाहिए, उस इस्लाह का नक्शा क्या हो, उसका रोड मैप क्या हो। इन दो बड़े सवालों को तो मैंने आज आपके सामने सिर्फ मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ को ही नहीं पेश किया, बल्कि जो इस्लामिक जो उनकी इस्लाह का मेथड है उसको भी पेश किया, जिसमें बहुत बड़ा रोल इस्लामी पर्सपेक्टिव और इस्लामी तालीमात का है, जिसमें इस्लामी नुसूस भी हैं और रिवायती इस्लामी फ़लसफ़ा भी है। शुक्रिया।